धीरे धीरे बाराती राजमहल के चारों तरफ एकत्रित होने लगे। हाथियों का दल अलग, घोड़ों का दल अलग, ऊंट का दल अलग, मृगों का दल अलग, रथों का दल अलग, पालकी का दल अलग, और कुछ ऐसे भी पालकी थी जिसमें राजा महाराजा चढ़ के जाते, कुर्सी नीमा, जिसके आगे पीछे कहार उसको ढोते थे। ऐसे पालकियों का दल अलग। कहते हैं गरज ही गज घंटा धुनी घोड़ा, रथ रब बाजी हिंस चहुओरा। हाथी चिगधार रहे हैं, घोड़ों की टाप सुनाई दे रही है, घोड़े हिनहिना रहे हैं, घंटों की घनघोर ध्वनि चारों तरफ वातावरण को निनादित कर रहे हैं। लोगों का कोलाहल है, इतनी भीड़ है। गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर एक पत्थर अगर फेंक दिया जाए उस भीड़ में तो पत्थर का चूरमा बन जाएगा, पत्थर का पाउडर बन जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि पत्थर वहाँ था। इतनी भीड़ थी वहाँ। नगर के पुरुष, नारी, बाल, वृद्ध सभी उत्साहित से बारात जाने की तैयारी कर रहे थे। 2 रथों को सजाया गया विशेष प्रकार से, जिसमें रथ तो सोने के थे ही, उस पर हीरे, जवाहरात, मणि, मोती, ये सब उस पर पिरो दिए गए थे। उसकी सजावट ऐसी थी जिसका वर्णन संभव नहीं है। अभूतपूर्व सजावट थी दोनों रथों की। एक रथ पर राजसी सामान लाद दिए गए जो उपहार में दिए जाते, और जो राजाओं के व्यवहार में आते, राजा दशरथ अपने व्यवहार में लाते, ऐसे सामान रख दिए गए। और दूसरा रथ जो विशेष रथ था, अभूतपूर्व रथ था, उस रथ पर गुरु वशिष्ठ को आमंत्रित किया गया, उनसे अनुनय किया गया और उन्हें बैठाया गया, और उनके साथ ही राजा दशरथ भी उनके बगल में आ बैठे उनकी आज्ञा से। कहते हैं कि सहित वशिष्ठ सोहनृप कैसे, सुर गुरु संग पुरंदर जैसे। गुरु वशिष्ठ के साथ राजा दशरथ उसी प्रकार शोभायमान हो रहे हैं जैसे गुरु बृहस्पति के साथ देवेंद्र बैठे हुए हैं, शोभायमान हो रहे हैं। शोभा अद्भुत थी, अभूतपूर्व थी। वर्णन न जाई, वर्णन करना संभव नहीं था। शोभा कहीं न जात विधि के ही, किसी भी प्रकार शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता था। अभूतपूर्व शोभा थी। इधर जो नए नए छैल छबीले थे, राजकुमार सब थे, वो घोड़े पर सवार होकर के नगाड़ों के धुन पर घोड़े को नचा रहे थे। इधर नगाड़े बज रहे हैं और इधर घोड़ों की टाप नगाड़ों की थाप से मेल खाती थी। किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता था। ऐसी शोभा थी, ऐसा तालमेल था, जिसे देख करके वहाँ जो नट थे, कलाकार थे, वे सभी चकित थे, थकित थे कि वाह क्या बात है। नगाड़ों के थाप से घोड़ों की टाप दोनों मेल खाती है। चारों तरफ बाजे बज रहे हैं। जब राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ के साथ वहाँ से प्रस्थान किए तो देवता आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। देवांगनाएं मंगल गीत गाने लगी। नगर के चारों तरफ आनंद ही आनंद छा गया।
सभी मग्न थे, सभी खुश थे। और बारातियों में यह उत्कंठा थी कि बाराती जाने के बहाने भगवान राम के दर्शन तो होंगे। यह अभिलाषा सबके मन में थी कि कब बाराती यहाँ से चले और वहाँ पहुँचे कि भगवान राम और भैया लक्ष्मण के दर्शन हो सके, आंखें तृप्त हो जाएं। आंखों जो प्यासी थी, इतने दिनों से उन्हें देखा नहीं था, आंखें तरस रही थी। उन आंखों की प्यास बुझाने के लिए सभी आतुर थे। बाराती चली। इधर महाराजा जनक को जब पता चला कि बाराती वहां से चल गई है, उससे पहले ही सारी व्यवस्था उन्होंने पूरी कर ली। जितनी भी नदियां थी, सभी नदियों पर सेतु बना दिए गए, पुल बना दिए गए, सुंदर सुंदर पुल बना दिए गए, ताकि बारातियों को आने में, सवारी के साथ आने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना करना न पड़े। इस प्रकार से पुल की संरचना कर दी। स्थान स्थान पर उनके ठहरने की उत्तम व्यवस्था कर दी गई, ताकि अगर आने में तो एक दिन बाद, आज की बात तो है नहीं कि विमान पर चढ़े और कुछ घंटे में ही कहाँ से कहाँ पहुँच गए। 3 घंटे में मुंबई चले गए, 2 घंटे में दिल्ली चले गए, 1.5 घंटे में कोलकाता चले गए, 3 घंटे में चेन्नई पहुंच गए। तो आज तो यह सुविधा हो गई है, लेकिन उस समय ऐसी तो सुविधा नहीं थी। उस समय हाथी घोड़े से ही बारात आती थी, और हाथी घोड़े के साथ साथ सीधे चल देना ऐसी बात नहीं थी। विभिन्न प्रकार के कलाओं का प्रदर्शन होते चलता था। लोग जब चलते थे तो वहाँ के जो स्थानीय निवासी थे वो घेर के खड़े हो जाते थे और देखते थे। मीलों लंबी बाराती थी। तो उनको रात्रि विश्राम करना आवश्यक था। दिन भर चलते थे और रात्रि में कहीं ठहरना होता था। तो इसका आकलन पहले ही राजा जनक ने कर लिया था कि दिन भर चलने के पश्चात किस स्थान पर संध्या का समय होगा जहां बाराती ठहर सकती है। इसकी व्यवस्था उन्होंने की। वहाँ उन्होंने भवन बनाए, उनकी सुख सुविधाओं का सारा ध्यान रखा गया। खाने पीने की व्यवस्था रखी गई, वस्त्र आदि की व्यवस्था की गई, उनके ठहरने के आरामदायक कमरे की व्यवस्था की गई, हाथी घोड़े के खाने पीने ठहरने की व्यवस्था की गई। हर पड़ाव पर ऐसी स्थिति उत्पन्न की गई जहाँ किसी प्रकार का अभाव किसी को अनुभव न हो, जहाँ आनंद में लोग रहें, विश्राम करें तो पूर्ण विश्राम करें, ऐसी व्यवस्था की गई। जब बाराती चली अयोध्या से मिथिला नगरी की ओर, तो सारे शुभ संकेत दिखने लगे। बाईं तरफ नीलकंठ दिखाई देने लगा, तो दाईं तरफ काक दिखने लगे, मयूर पंख फैलाकर नाचने लगे, कोयल मधुर आवाज में कूकने लगी, सभी प्रकार के पक्षी चारों तरफ अपना कर्तव्य करने लगे, त्रिविध समीर बहने लगी, शीतल मंद सुगंध, हवा में शीतलता थी, हवा में सुगंध था, और हवा मंद गति से बह रही थी। सभी आनंद में थे, और बाराती वहां से चल पड़ी। ठहरते, आनंद मनाते, उत्सव मनाते। बारातियों में देवता लोग भी आ गए थे राजा का रूप धारण करके। वे भी इस बाराती को छोड़ना नहीं चाहते थे, इससे वंचित होना नहीं चाहते थे। इस सुख को प्राप्त करने की अभिलाषा देवताओं में भी थी। देवता भी वहां पहुंच गए, और देवियां भला इससे कैसे वंचित रहती। तो देवताओं की जो ललनाएं थी, पत्नियां थीं,
वो भी वेश बदल के पहले तो अयोध्या में आकर के वेश बदल के सामान्य नारी की तरह बारात कैसे सजती है इसको देखने का आनंद लिया। और उसके जब बारात चल पड़ी तो सभी जनकपुर में जाकर अपना अड्डा जमा लिया। वहाँ भी वेश बदल करके यत्र तत्र सर्वत्र फैल गई और सौंदर्य को देखने लगी। अभूतपूर्व सौंदर्य, मधुर कंठों से मधुर मधुर गीत गाती थी, सुरीली गीत गाती थी। उनकी स्वर लहरी से कोकिल भी शर्मा जाए, ऐसी उनकी ध्वनि थी। और सौंदर्य, सुंदर मुख वाली, सुंदर आंखों वाली, लंबे लंबे बालों वाली, अत्यंत सुंदर रूप धारण करके वहां पहुंच गई थी ये ललनाएं। और इस प्रकार बाराती चल पड़ी। बरन बरन बरबाजी बिराजा, नाना जाति न जाहि बखाने, निगरी पवन जिन कहत उड़ाने। सभी कलाबाजियां करते हुए चले गए। हाथी चिघाड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। राजाओं के मुकुट चमक रहे हैं। हाथियों के दांत में जो सोने बढ़े हुए थे वो भी चमक रहे हैं। राजकुमार के तलवार लहरा रहे हैं, बिजली सी चमक रही है। और घोड़े जब नाचते थे तो आकाश तक धूल की आंधी जैसी स्थिति हो गई थी। अब मिथिला में जब भी आंधी आती है तो पश्चिम दिशा से ही आती है। और बारात भी कब किस दिशा से आ रही थी? पश्चिम दिशा से ही आ रही थी। मिथिलावासियों को भ्रम हो गया कि कहीं आंधी तो नहीं आने वाली है। कहते हैं कि विवाह के मुहूर्त के बहुत पहले ही बाराती चल पड़ी थी। सारा सुख, सारी जो भी शोभा थी, उन शोभाओं को देखने से कोई वंचित रहना नहीं चाहता था। सब सुख उठा लेना चाहते थे, सभी आनंद प्राप्त कर लेना चाहते थे। अतः समय से, मुहूर्त से बहुत पहले ही लोग मिथिला नगरी के लिए प्रस्थान कर गए। इधर जब मिथिला के लोगों ने देखा कि पश्चिम से आंधी आ रही है तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि आंधी तो आमतौर पर ग्रीष्म के महीने में आती है, ग्रीष्म ऋतु तो है नहीं। ऋतु तो बड़ा सुहावना है, शरत है। ऐसे में आंधी की संभावना तो है नहीं। ये आंधी आ कैसे रही है? तो मिथिला की भाषा में कहें तो एक दूसरे से लोग पूछते हैं कि कौने नगरिया से ऐलई बरियतिया ये रस प्रीति माती, कौने नगरिया भैले शोर हे रस प्रीति माती। कुएं पर कुछ महिलाएं खड़ी थीं, पानी भरने के लिए आई थीं। जब देखती हैं कि धूल का बवंडर हाथियों, तलवारों, राजाओं के मुकुट से जो चमक उत्पन्न होती थी, लगता था जैसे आकाश में बिजली चमक रही हो। धूल उड़ के जो आकाश में छा रहे थे, ऐसा लगता था जैसे बादल उमड़ घुमड़ के आ रहे हों। घनघोर नगाड़े की आवाज से लगता था जैसे मेघ गरज रहे हों। यह देख करके एक सखी चिंतित हो गई। कहा कि देखो बहन, सखी, ऐसा लगता है जैसे आंधी आने वाली है। तो जो चतुर सखी थी, उन्होंने कहा कि तुम्हें कुछ मालूम नहीं, तुम कुछ नहीं जानती हो। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है कि हमारी
बहना, हमारी सखी, हमारी राजकुमारी वैदेही का विवाह होने वाला है वैदिक रीति से। राजा दशरथ बारात लेकर आ रहे हैं। बारात ही ऐसी है जो आंधी का भ्रम उत्पन्न करता है, कोई झांझा बात नहीं है। कहा कि अच्छा, एक अभी अभी सखी आई थी, कहा कि क्या बाराती, कैसी बाराती, कहाँ की बाराती? और वही प्रश्न करती है, कौने नगरिया से ऐलई बरियतिया ये रस पीती माती। कौन रे नगरिया भैले शोर हे रस प्रीति माते। उत्तर देती है दूसरी सखी, कहती है, अवध नगरिया से, अवध नगरिया से, नगरिया से, अवध नगरिया से ऐलई बरियतिया ये रस प्रीति माती। मिथिला नगरिया भैले शोर हे रस प्रीति माती। मिथिला नगरिया भैले शोर हे रस प्रीति माती। इतना सुनते ही सखी उछल पड़ी, आनंद भर गया उनके पूरे शरीर में। कहा कि हमारी सखी, हमारी राजकुमारी जानकी का विवाह होने वाला है, उनके लिए बाराती आ रही है। और सभी नाचने लगे, सभी उमंग में मस्त हो गए और घड़ा उठाया, अपने अपने घर को प्रस्थान कर गए। लेकिन सबके मन में आनंद का भाव था, सभी निश्चिंत थे, सबका शरीर आनंद से पुलकित